चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें अपन देखे थे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, और मैकेनिज्म कि कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड होने वाला है। फिर हमने तीन टाइप के केमिकल रिएक्शन देखे थे बेस्ड ऑन दी स्पीड। एक थे वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत कम टाइम पे हो जाएंगे, जिनका टाइम हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे स्पीड। कुछ ऐसे जो बहुत स्लो हैं, जिनका हम करना नहीं चाहेंगे, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे होने में रिएक्शन को। और कुछ होते हैं जो फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स, फ्यू डेज तक में हो जाएंगे, तो वो हमारे होते हैं मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन। और ऐसा क्यों है कि हर रिएक्शन की स्पीड सेम नहीं है? उसका रीजन भी अपन एक नोट पॉइंट में लिखे थे कि हर रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, आइदर ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। और सारे एटम एक जैसे नहीं है, तो उनको उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में, नई बॉन्ड बनाने में अलग अलग टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसलिए सबके अलग अलग टाइमिंग होते हैं रिएक्शंस के। ऑल रिएक्शंस डू नॉट हैव द सेम स्पीड, कहने का मतलब। ठीक है, फिर हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखे थे। जैसे आपका स्पीड होता है फिजिक्स में डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे यहाँ पे क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, कि आपने शुरुआत इस कंसंट्रेशन से की, इतने मोल पर लीटर से की, कुछ समय के बाद इतना मोल पर लीटर बचा है, दोनों का चेंज आपका क्या, डिवाइड बाय टाइम इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सामने हमने नेगेटिव साइन लगाया था, किस केस में, इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कहने का मतलब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप रेट रिएक्शन के डिक्रीज अमाउंट बताओ कि इतने अमाउंट से डिक्रीज हुआ है, या तो प्रोडक्ट का इंक्रीज अमाउंट बताओ। तो डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों के टर्म्स में हम रिएक्शन की स्पीड को, रेट को डिफाइन कर सकते हैं। बस हमने नेगेटिव साइन रेट किस में लगाया था, रिएक्टेंट वाले में। रीजन क्या था, बिकॉज चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव क्वांटिटी। जो डेल आर हमारा आ रहा था वो क्या था, नेगेटिव, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे तो फाइनल कंसंट्रेशन कम होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। टू मेक द रेट लुक पॉजिटिव आप सामने एक नेगेटिव साइन लगा रहे हो, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। प्रोडक्ट में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। देखिए इनिशियली प्रोडक्ट जीरो था, फाइनली कुछ वैल्यू होगी, माइनस करेंगे तो वो नंबर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो नो नीड टू ऐड अ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दोस फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन की, क्या यूनिट थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात कर रहे हैं मिनट के रेस्पेक्ट में, तो मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर। और अगर हम गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया था प्रेशर से। तो यूनिट वाज एटीएम पर सेकेंड या एटीएम पर मिनट, बार पर सेकेंड, बार पर मिनट, ये सारी हमारी यूनिट्स हो सकती हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। कुछ रिएक्शंस लिख करके उसका रेट लिखना सीखे थे। कुछ ऐसे रिएक्शन देखे थे जिनमें सारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 थे, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हमने लिख दिया था उसका रेट। पर प्रॉब्लम कहां आई थी, जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिफरेंट थे सारे, तब हमने उसका रेट अलग लिखना सीखा था कि हम 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे, तब हम रेट को डिफाइन कर पाएंगे। एक न्यूमेरिकल से एंड किए थे क्लास, है ना। एक क्वेश्चन हमने किया था कि पर्टिकुलर एक हमने N2O5 का डिकम्पोजिशन देखा था, राइट, कि N2O5 was getting decomposed to NO2 and O2। बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आगे प्रोसीड करोगे तो गलत आंसर आएगा। बिकॉज बैलेंस रिएक्शन से ही पता चल रहा है ना कि इतना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खत्म हो रहा है तो इतने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम रेट भी उसको देखकर ही लिखते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर ही हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां तक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ग्राफ हमने जो दो बनाए थे, वो एक था रिएक्टेंट के टर्म्स में, है ना। रिएक्टेंट के टर्म्स में कुछ ऐसा फॉलिंग ग्राफ बनेगा हमेशा हमारा, और अगर आप सेम ग्राफ प्रोडक्ट के टर्म्स से बनाना चाहोगे तो वो कैसा बनेगा, एक राइजिंग ग्राफ। हमने दो टाइप के रेट्स देखे थे, एक था इंस्टेंटेनियस और एक था एवरेज। जैसे हमारी स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये आपका टाइम है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या था हमारा, कंसंट्रेशन। वाई एक्सिस में क्या था, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट ना, कंसंट्रेशन को अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो
टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाह रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही क्या करोगे, आप यहां पे स्लोप बनाओगे। हमने स्लोप बोला ना कि स्लोप बनाएंगे हम, विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप एक कर्व का तो स्लोप नहीं निकाल पाओगे, तो अपन क्या किए थे, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वही टेंजेंट का स्लोप निकालना है हमें। अब ये इस पॉइंट पे कट करेगी तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे, आप इससे स्लोप निकाल सकते हो। पर वही अगर मुझे एवरेज रेट निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, दो इंटरवल लेंगे, T1 एंड T2। जैसे कल अपन ने सॉल्व किया था क्वेश्चन, जो वो एक एवरेज रेट का ही क्वेश्चन था, बिकॉज स्टार्ट किया था तो टाइम 0 एंड 180 कुछ मिनट था ना, कितना 184 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होके इतना हो गया है। वो दोनों वैल्यूज दी हुई थी, 2.33 एंड 2.08 था क्या। तो इसको डिवाइड, इसको माइनस किया आपने ऊपर, देखो इस टाइम के लिए कंसंट्रेशन ये हो जाएगी और इस टाइम के लिए कंसंट्रेशन ये हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ ही रही है ना। तो लेट्स से अगर 1.5 है, ये बढ़ के 3.5 हो गई, तो कंसंट्रेशन चेंज कितना हो गया, 2 का, और ये आपका टाइम इंटरवल। तो इससे अपन निकाल लेंगे एवरेज रेट। ठीक है। हालांकि ग्राफिकली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ग्राफिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है आपको, आपको वैल्यूज दे देगा, एक्स एक्सिस की पूरी वैल्यूज टाइम की और वाई एक्सिस की पूरी वैल्यूज अलग अलग रेट की, है ना। आपको फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला रहेगा। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, लिखना है क्वेश्चन, ऐसी ग्राफ वाला एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, for the following reaction, for the following reaction, for the following reaction, for the following reaction, concentration of the reactant, concentration of the reactants, concentration of the reactants was measured, concentration of the reactants was measured at different time intervals, at different time intervals, at different time intervals in the following table, in the following table. Calculate average rate of reaction, calculate average rate of reaction। पहले रिएक्शन भी लिख लो, इसका नाम क्या है जो लिखा है मैंने, बताओ ना। हाँ, क्या बोला, क्लोरोब्यूटाइल, मतलब आईयूपीएसी और क्लोरोब्यूटेन बोला कि ब्यूटाइल बोला, और पीछे क्या बोला वो। हाँ, तो आपने आईयूपीएसी और कॉमन नेम को मिला दिया, कॉमन से ब्यूटाइल लिया और आईयूपीएसी से क्लोरो लिया, खिचड़ी बना दिया दोनों का। या तो क्लोरोब्यूटेन बोलो या तो ब्यूटिल क्लोराइड बोलो। अरे हाँ है ना। अगर आपका मतलब कोई निकनेम ऐसा थोड़ा बुलाता है कि अगर आपका नाम निकनेम चिंटू है और आपका सरनेम शर्मा है तो चिंटू शर्मा कोई थोड़ा बोलता है। या तो पूरा प्रणब शर्मा बोलेगा, है ना, मतलब या तो आईयूपीएसी पूरा बोलो या तो कॉमन पूरा बोलो। हाँ, प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनेगा। ये पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इसका अपन, रिएक्शन का नाम एंड प्रोडक्ट। क्या है, क्या होने वाला है, हाइड और क्या, HCl बनेगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है यार। क्या आएगा यहाँ पर, OH। रिएक्शन का नाम बता दे, एकदम मजा आ जाएगा। अरे कौन से 3 रिएक्शन पढ़े हैं हेलो एल्केन्स के, कल ही टेस्ट ले लूंगा, बता रहा हूं मैं, ऐसा करोगे तो। अरे वो रिएक्शन के नाम तो बता दो, आगे नहीं पूछूंगा फिर, पर वो नाम तो बताओ, कौन से 3 प्रॉपर्टी पढ़े हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की। एलिमिनेशन और, ये एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ। हाँ, एल्कोहलिक KOH चाहिए उसके लिए, तो वो तो नहीं है, मतलब ये एलिमिनेशन नहीं है। और क्या पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ तो उसमें से कुछ है ये, वो भी नहीं है। अरे वही है भाई। और तीसरा तो रिएक्शन विद मेटल पढ़े हो, ये मेटल तो नहीं है, ये तो पानी है। तो पानी से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है ना भाई, OH।
क्या है, और क्या आएगा यहाँ पर, HCl। ठीक है, अरे वो वही रिएक्शन है, ये SN1 है या SN2, और वो डिपेंड करेगा कि ये Cl कहाँ लगा है। अभी अपन ने तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है ना, तो आप यहाँ नहीं बता पाओगे देख करके कि ये SN1 है कि SN2 है, बता पाओगे क्या? तो मैंने बता दिया कि नहीं बता पाओगे, वरना आप जरूर बताने की कोशिश करते कि सर ये SN1 से होगा। जब तक सिर्फ फॉर्मूला लिखा, आप कैसे बताओगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, कैसे पता चलेगा आपको? अरे हाँ या ना, पता चल जाएगा क्या? क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वो सब एक साथ लिखा हुआ है, वो सब एक साथ लिखा हुआ, आपको नहीं पता कि क्लोरीन कहाँ अटैच है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना स्प्रेड करके, तो अब बताओ, SN1 की SN2, SN तो सबने बोल जोर से बोला ना, 1 2 में आके सब धीरे हो गए, 1 की 2, कैसे 1 भैया, ये 1 डिग्री है ना। अच्छा ऐसे याद रख लो भाई, 1 डिग्री में SN2 होता है, ऐसे तो याद रख सकते हैं ना, 1 डिग्री में SN2 होता है। चलो वापस आओ काइनेटिक्स में। ठीक है, ये रिएक्शन है, एक टेबल बना रहा हूं, टेबल बनाना साथ में। चलो, अलग अलग टाइम इंटरवल इन सेकेंड्स, C4H9Cl का कंसंट्रेशन नोट डाउन करेंगे इन मोल पर लीटर। देखो डिक्रीज हो रहा है ना, आपने शुरुआत करी थी 0.1 m से, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। ये वाला पॉइंट याद रखना है ना, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके भी पूछेगा SN1 SN2, तो मत बोलना कुछ भी, है ना, बोलना पहले स्ट्रक्चर बताओ या उसका IUPAC नेम बताओ, तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आप टाइम इंटरवल पकड़ो ये वाला, कंसंट्रेशन पकड़ो ये दोनों को और डिवाइड कर दो। सुन रहे हैं? तो हमारे अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपका रेट आता जाएगा। तो एटलीस्ट 3 4 का निकालो, बाकी छोड़ देना। ठीक है, 0 से 50 वाला निकालो पहले। और मैंने उस कल आपको ये भी बताया था कि रेट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, सुन रहे हो क्या? गाड़ी आप कांस्टेंट स्पीड से चला सकते हो अगर आप एक्सेलरेट नहीं करोगे, बट यहां ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं। नाउ द रिएक्टेंट्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड ईच अदर, और जब तक एक दूसरे को ढूंढेंगे नहीं, रिएक्ट कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो धीरे धीरे रेट भी कम होता जाएगा। आप एक एटलीस्ट 3 इंटरवल का निकाल लो, आपको दिखेगा कि वैल्यू जो है ना वो कम होती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, ये बस दिख जाए। तो निकाल रहे हैं पहले 0 से 50 वाला, क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या आएगा जल्दी बताओ? माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट्स के बारे में बात हो रही है ना, प्रोडक्ट का तो कुछ कंसर्न कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो माइनस जरूर लगाएंगे, माइनस डेल ऑफ C4H9Cl अपॉन डेल टी, ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर आप टाइम ले रहे हो ये दोनों, तो नीचे हो जाएगा 50 माइनस 0, और ऊपर हो जाएगा 0.0905 माइनस 0.1 यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। इतना सारा तो बता दिया, बस यही करना है अब, इतना तो कर ही सकते हो।
ठीक है, एटलीस्ट कोई 3 इंटरवल का लेकर के कर लो। एक ये इंटरवल हो गया, एक 50 से 100 वाला इंटरवल ले लेना, एक 100 से 150 वाला इंटरवल ले लेना, और तीनों की वैल्यू को कंपेयर करना है बस कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। -0.0820 -0.0905 डिवाइडेड बाय 100 - 50 मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट -0.0741 -0.0820 divided by 150 minus 100 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या रहा पहले वाले का? 0.01? नहीं, आगे भी तो निकाल, आगे और एक डिजिट। कल भी अपन 3 डिजिट निकाले थे ना, बहुत सारे जीरो आ रहे थे पर 3 डिजिट आगे निकाले थे कि नहीं? क्या क्या डिजिट आ रही थी? 6 7 9 आ रहा था क्या? अरे कल जो एक क्वेश्चन किए थे 0.067 0.00 एक और जीरो, ऐसा कुछ आ रहा था वैल्यू कल? 0.0000679 ऐसा आ रहा था कि नहीं? तो आप कम से कम जितने भी जीरो आ रहे हैं उसके बाद एटलीस्ट 3-4 डिजिट निकालो, तब तो आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे ना कि 6.79 इंटू 10⁻⁻4, ऐसा कुछ लिखना है हमको हर में। सुन रहे हैं क्या? नहीं, 1.96 आ रहा है, देख लो एक बार, हो सकता है वो गलत हो। हाँ, इस वाले का, इस वाले का आ रहा है 1.70। हाँ आएगा ना तेरे, देख सही तो कर रहा है। हाँ वो खत्म हो गया क्या पूरा वो? हाँ तो क्या आया तेरा? 0.0017 ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.7 है ना, 1.70 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा चाह रहा हूं मैं लिखवाना। आया ये है 0.00170, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1.70 इंटू 10⁻⁻3। इसी फॉर्म में हमको सबको डिनोट करना है। सुन रहे हैं क्या? एक बार थोड़ा चेक कर, एक जीरो तू मिस कर रहा है शायद, यहाँ एक और जीरो होना चाहिए। क्योंकि ये 10⁻⁻4 आ रहा है एक्चुअली में, है ना, यहाँ पे एक जीरो और आएगा 0.000170, तो दैट विल बी 1.70 इंटू 10⁻⁻4। हाँ ये आया क्या 1.96 किसी का? ये वाला सबका वही आ रहा है क्या? नहीं 4 ही आएगा, बट 1.96 आ रहा है इंटू 10⁻⁻4, और ये कम हो गया यहाँ पे आके, है ना, 1.70। अगला और कम हो जाएगा, वो वैल्यू आ रही है 1.58। अरे कोई एक भी निकाला है कि नहीं? अच्छा ये डिफरेंस तो कर पा रहे हो ना? तो फर्स्ट का आंसर में 1.96 इंटू 10⁻³ आ रहा है। -3 आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, दिखा कहाँ की है? क्या क्या कंसल्टेशन थी? -0.1 एंड 0.0905 डिवाइडेड बाय 50। नहीं आप लोग गलत निकालो, एक जीरो छोड़ रहे हो, आप लोग डिवीजन नहीं कर पा रहे हो ठीक से। हाँ एक मिनट एक मिनट, इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.1 एंड 0.0905, ऐसा कर रहे हो ना? तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा 900, ये आया है। अब 0.0095 को आपको डिवाइड करना है किससे? 50 से, ठीक है?
हाँ 19 आ रहा है, ये नहीं बात हो रही है, 10 टू द पावर कितना आएगा ये बात हो रही है। हाँ तो ये एक्चुअली अभी जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट, अभी भी नहीं जाने वाला तो एक और पॉइंट, अभी भी नहीं जाना तो एक और पॉइंट, अभी भी नहीं जाएगा तो एक और पॉइंट, तो 3 पॉइंट तो आ रहे हैं ना, पॉइंट के बाद 3 0 तो लग ही रहे हैं। उसके बाद अब आप करोगे एक और, तो ये आपका 1 टाइम में जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 45, फिर एक 0 लगा दो, ये 9, अच्छा 9 से एग्जैक्ट चला जा रहा है ना, तो 1.9 आएगा। फिर देखो ना, ये 4 आप आगे लेके आ रहे हो ना, तो -4 आएगा, -3 नहीं आएगा मुस्कान, 1.90 कर लो उसको, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. तो बेसिकली क्वेश्चन बताने का रीजन ये था कि टाइम के साथ रेट घटता है ना, रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं तो रेट भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया ना एक अफेक्टिंग रेट, कि अगर रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे तो रेट की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंड डालना, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ। ठीक है, चलो रेट लॉ से पहले ना एक लॉ और अपन ने इसमें पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, याद करते हैं उसको पहले, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको लिखना मत, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपने 11th में पढ़ा इक्विलिब्रियम में। इसका मीनिंग क्या होता था समझना, कि अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इसको मत लिखना ना, ये पुराना रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। तो इसके लिए आप ये बोलते थे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, और ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पी, ऐसा बोलते हैं। एक साथ दोनों को लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्टेंट्स के रेट पे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे आपका रेट डिपेंड करता है, ये बोलना चाह रहे हैं अपन। अभी अपन देखे भी ना कि रिएक्टेंट्स कम हो रहे थे तो रेट की वैल्यू कम होती जा रही थी, यानी कि रेट रिएक्शन के, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एम आई क्लियर टिल हियर, है ना। अब देखो इसी का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं के, जिसका नाम हम देते थे वेलोसिटी कांस्टेंट। के का नाम क्या होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि अपन स्पीड की बात करें, रिएक्शन के रेट की बात करें, तो उसका नाम क्या दे दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन था। यही लॉ को जब हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई किया था, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, अब ये भी रिएक्टेंट्स है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये भी रिएक्टेंट्स है पर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो अब आप यहां पर दो बार रेट लिखोगे, एक होगा रेट ऑफ क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, जिसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आप कांस्टेंट लगाओगे। अब उसको नाम के एफ दे देता हूं, क्योंकि फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या नाम दे देते हैं उसको, के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यह हमारा हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, करेक्ट। सेम काम हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ की जगह आ जाएगा के बी, शॉर्ट में लिख दिया ना मैंने, ऊपर वाला स्टेप नहीं लिखा है वापस, इंटू सी इंटू डी, ऐसा आएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट सेम हो जाती है, स्पीड सेम हो जाती है, तभी तो इक्विलिब्रियम होता है ना। इक्विलिब्रियम का सबसे मेन कंडीशन तो यही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, यानी कि जितने देर में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही देर में प्रोडक्ट फिर से, इसलिए दोनों की क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई है। ये जितने पे था उतने पे रुक जाएगा, और ये जितना बना है उतना ही रह जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन अभी भी चल रहा है, बट ऐसा हो रहा है। तो क्वांटिटी आपको ना घटती भी नजर आ रही है रिएक्टेंट की,
ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज दोनों का रिएक्शन का स्पीड सेम हो चुका है। तो मैं इक्वेट कर दूं दोनों को, तो इक्वेट करने पर अपन ऐसा करते थे, के एफ ए अप इंटू बी इज इक्वल्स टू के बी सी इंटू डी। फिर के बी और के एफ को एक साथ ले आए, कॉन्स्टेंट्स को, और इनको सबको एक साथ ले आए। अब कुछ याद आ रहा थोड़ा बहुत? और इसी को अपन क्या बोलते थे, के एफ बाय के बी को के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि क्या होता था, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। वो भी उनका आपस में प्रोडक्ट, आपस में क्या हो रहा है उनका, हाँ, मल्टीप्लीकेशन। समझ गया क्या? तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ही अपन ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव किया था, उसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहे हैं। When the same law was applied to reversible reaction, the law was known as law of chemical equilibrium. समझ में आ गया ये? हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है आपका रेट लॉ। क्या है? जो कि बोलता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है, क्योंकि आपने बोल दिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक्चुअली अगर इसका मैं पूरा जनरल रिएक्शन लिखूं ना, तो ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रिएक्शन का रेट होता है कुछ ये, ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर बी, रेस टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये एक्चुअली में लॉ है। वहां तो हमने सबके सामने 1 रखा था ना, इसलिए आपको यहां पे 1 दिख रहा है, पर अगर ये 1 के अलावा कुछ और होता तो वो नंबर यहां पे होता। वही चीज यहां पे भी होती है ना, आप इसके पावर में चढ़ाते हो ना उनको, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसलिए इन सब चीजों में पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना जरूरी है, क्योंकि आप उसको देखकर ही केसी का वैल्यू लिखोगे। और अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप पावर में क्या चढ़ाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि पावर में क्या लिखना है, तो आप सबके पावर में 1 छोड़ दोगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए अपन शुरुआत किससे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और फिर उस इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में चढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशंस के पावर में। तो एक्चुअली में लॉ ऑफ मास एक्शन ये है, बस फर्क इतना है कि हमने इस रिएक्शन में सब जगह 1 रखा है, तो आपके यहाँ पे सबको 1 दिख रहा है। और यहां मैंने एक जनरल रिएक्शन ले लिया ए और बी, तो आपको यहाँ पे ए और बी दिख रहा है। यहां तक क्लियर है? पर रेट लॉ बोलता है कि ये गलत है। एक्सपेरिमेंटली अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो नहीं हो रहा है कहने का मतलब वो ये बोलता है कि ये जो पावर ए और बी लिखे हैं ना, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रेट लॉ ने बोला। यहां तक सही है आपका, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक सही है लॉ। बट जो पावर में जो नंबर लिख रहे हैं ना अपन, वो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लिखते हैं, जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यही लिखते हैं एग्जैक्टली। बट रेट लॉ ने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, ये तो थियोरेटिकली लिख दिया उन्होंने, बट जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो एग्जैक्टली ये नंबर नहीं आ रहे थे, वो नंबर इनसे कम थे। तो उनको उन्होंने नाम दिया अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये डिफरेंस था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक एग्जांपल लेके समझते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसको अपन कैसे बोलना चाह रहे हैं। समझ लीजिए आपका रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3। इक्वेशन को बैलेंस करें पहले, तो ये आपका 2NH3 और ये 3H2। जानबूझ के मैंने ऐसा इक्वेशन लिया जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग हो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इस रिएक्शन का रेट कैसा होना चाहिए समझना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का पावर 3। ये होना चाहिए रेट। इसका मीनिंग क्या है समझना। अगर आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, और अगर आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा, 6 नहीं 8 टाइम्स। कैसे समझना, एक वैल्यू लेके समझते हैं। मान लो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पहले 2 मोल और 3 मोल थी, है ना, तब एक रेट कुछ आ रहा होगा। चलो इसी में पुट करके देखिए वैल्यू, तो कितना आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ जल्दी से। के को के ही रहने देना, बाद में अपन वैल्यू देखते रहेंगे उसकी। इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 इंटू 3 9 9, हाँ ठीक है, सॉरी
27 इंटू 2 विल बी 54K। ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया, याद रखना में आया आपको। अब मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला हूं टू सी द इफेक्ट कि कंसंट्रेशन ज्यादा करने से क्या इफेक्ट आता है, रेट की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो अब मैंने नाइट्रोजन को 4 ले लिया, 4 मोल, और इसको मैंने ले लिया डबल करके 6 मोल। मैंने दोनों को डबल किया, तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, ध्यान से देखना। के तो के ही है, 4 इंटू 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 196 होता है क्या? 6 6 36, 36 इंटू 6 216 होता है क्या? बताओ ना मैथ्स वालों। देखो कब का याद है 216, आप लोग कब पढ़ते थे 9 10th में? बोलते ना स्क्वायर और क्यूब याद रखा करो कम से कम 20 तक। हाँ तो चलो ठीक है, कितना आ रहा है 216, तो 216 इंटू 4 के कितना हो रहा है ये 24 का 4 कैरी टू 6 864 के। कितना बढ़ गया ना रेट। अबे कितने टाइम्स बढ़ा आपको पता है? आपने इसको डबल किया ना, तो इसके कारण रेट डबल हुआ, और इसके कारण रेट एक्चुअली में थ्राइस हो गया है, क्योंकि क्यूब है वो। आप अगर इसको भी डबल किए होते ना, अगर मान लो आपने इसको भी डबल किया होता, पहले ये भी 2 था, डबल होकर के 4 हो जाता, तो आप इसका भी तो क्यूब करते ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 8 टाइम्स हो जाता। आप समझ रहे हो किसको? हाँ मतलब अगर आपने यहां पर 2 की जगह अभी 4 मोल लिया होता, तो ये पूरा 4 का क्यूब होगा ना। ठीक है, तो किसकी वैल्यू नहीं, वो डिनोमिनेटर नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया कि 2 हमने लिया है मोल। आपने अब इसको बढ़ा के डबल किया ना, कहने का मतलब नाइट्रोजन को डबल किए तो रेट डबल हुआ, हाइड्रोजन को डबल किए तो रेट उससे ज्यादा हुआ, मतलब ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स पावर ऑफ 3 से डबल हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसका पावर क्या है आपका 3। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं आ रहा था, ये तो थियोरेटिकली आ गया। एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्टली डबल नहीं हो रहा था रेट, या एग्जैक्टली ट्रिपल नहीं हो रहा था रेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिफाइन किया गया कि इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक तो सही है, बट जो पावर होगा वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या ले लिया, अल्फा और बीटा, रेज टू दी पावर अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग हर बार नहीं आ रहे थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कायदे से नाइट्रोजन के हिसाब से रेट को डबल होना चाहिए था, बट वो डबल नहीं हो रहा था, डबल से थोड़ा कम हो रहा था। तो इसका मतलब कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका जो 1 है, वो हो सकता है 1 ना होकर के कुछ कम होगा वैल्यू ऊपर पावर में, इसलिए वो एग्जैक्टली उतना डबल नहीं हो रहा है। उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे हम, एक क्वेश्चन करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट, किसका वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले हेड डालिए, रेट लो। कोई एनसीईआरटी रखा है क्या केमिस्ट्री 12th पार्ट 1 की जो पढ़ रहे हैं, इसकी किसी के पास नहीं है क्या? हाँ, इसमें लिखो हाइफन डाल के रेट लॉ में, इट इज द लॉ विच, इट इज द लॉ विच डील्स विद दी, इट इज द लॉ विच डील्स विद दी, it is the law which deals with the dependency of rate of reaction, dependency of rate of reaction, dependency of rate of reaction on concentration of reactants, on concentration of reactants, on concentration of reactants. This law states that, नीचे लिखना, this law states that, this law states that states that rate of reaction is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to product of
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां तक सही है पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब ये रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट है ना, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो अपन ने किया ना ए और बी एंटोरी, इनका प्रोडक्ट तो होगा, बस पावर में लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है, तो क्या लिखे, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactants with each term with each term raised to the power, with each term raised to some power, लिखना raised to some power, with each term raised to some power which may or may not be equal to, which may or may not be equal to, which each term raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient, stoichio metric, stoichiometric coefficient of the reacting species, of the reacting species, of the reacting species in a balanced chemical equation, of the reacting species. हर रिएक्टिंग स्पीशीज के आगे अपन क्या लिखते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो हर रिएक्टिंग स्पीशीज के आगे जो नंबर है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैथमेटिकली लिख लो उसको, a प्लस बी या a प्लस बी बी गिव्स यू cc प्लस dd, cc प्लस dd। हाँ, इस रिएक्शन के रेट लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा, और कांस्टेंट लगा देना k, a to the power alpha and b to the power, concentration of b to the power beta। नीचे लिख लो, where alpha and beta are, where alpha and beta are, where alpha and beta are, वो जो सम पावर्स लिखे हैं ना वो वही है अल्फा एंड बीटा, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी, इसलिए वहां पर ए और बी नहीं लिखा, क्या लिखा है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है या उससे कम भी हो सकता है, where alpha and beta are the powers with which, where alpha and beta are the powers with which concentration terms are raised, with which concentration terms, ये concentration terms है हमारे, with which concentration terms are raised, and k का नाम देना, k is rate constant, k is rate constant, क्योंकि ये रेट लॉ है, इस कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं k है रेट कांस्टेंट, k इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। निशान में ये भी लिखो, द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, द सम SUM वाला सम ना, द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज टर्म्ड एज order of the reaction, is termed as order of the reaction। अब आपको याद है ना, ऑर्डर आपने पढ़ा था वहां पे भी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, SN2 SN1 है ना, यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर बोल रहे थे ना अपन, वो ऑर्डर वही होता है, कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। नोट में पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, rate law for a reaction, rate law for a reaction, rate law for a reaction cannot be written, cannot be written, cannot be written, cannot be written just by seeing the balanced chemical equation,
just by seeing the balanced chemical equation. Just by seeing the balanced chemical equation. Full stop. In fact, it is determined experimentally. 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 एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लिखना, रिएक्शन लिख लो पहले. NO plus O2 gives you NO2. इसको बैलेंस कर लो. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है. 4 एक्सपेरिमेंट किया हमने, अलग अलग NO और O2 के कंसंट्रेशन के साथ रेट कैलकुलेशन करते गए. ठीक है, ये टेबल बनाना. चलो इस क्वेश्चन से अपन ना रेट लॉ लिख देंगे इस रिएक्शन का. इसका वो लिखे क्या, बैलेंस वाला इक्वेशन. क्या करे बैलेंस करने के लिए? 2NO और यहाँ 2NO. क्या थर्ड वही 0.30 है NO का कंसंट्रेशन एंड O2 का कंसंट्रेशन 0.60. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, कि जब आपने एक बार फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो आपने NO का कंसंट्रेशन 0.30 मोल पर लीटर लिया, O2 का कंसंट्रेशन भी 0.30 मोल पर लीटर लिया, तब जाके आपने जब रेट कैलकुलेशन किया तो रेट ये आया. ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. सेकेंड में आपने क्या किया देखना है ध्यान से, आपने NO का रेट, NO का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, हाँ या ना. अब आपने जो रिएक्शन शुरू किया, अब आपने पिछला NO जितना लिया था ना, उससे डबल अमाउंट से चालू किया NO को. O2 उतना ही रखे हैं, O2 में चेंजेस नहीं है. तो आप देखो रिएक्शन का रेट क्या हुआ है, बड़ा कि कम हुआ है? बड़ा है. कितने टाइम्स बड़ा हुआ दिख रहा है ये? अरे 9 4 36 होता है ना, ये 4 का टेबल चला, 96 इंटू 4 384 होता है. सुन रहे हैं क्या? यानी कि रेट 4 गुना हो गया. जब आपने NO को डबल किया, रेट कितना गुना हो गया? 4 गुना. यानी कि डबल का स्क्वायर हुआ होगा तब तो 4 टाइम्स हुआ होगा ना. तो एक्चुअली में रेट NO के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? रेट इज इक्वल्स टू के NO का पावर 2. क्योंकि जब आपने इसको डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, देखो 4 टाइम्स हो गया रेट. समझ में आ रहा है ये? तो मैंने पहले ये 2 एक्सपेरिमेंट लिए जहां पे O2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट था, क्योंकि अपन किसकी स्टडी कर रहे थे कि NO पे डिपेंडेंसी कैसी है. देखो आपका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, पर किस पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो पहले 2 एक्सपेरिमेंट क्यों किए पता है? टू नो द बिहेवियर या टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO, कि NO को डबल करने से पहले देखते हैं कि रेट में क्या फर्क पड़ा. O2 को कांस्टेंट रखते हैं. अब समझेगा एक्सपेरिमेंट का मतलब पहले 2 का. अब आखिरी के 2 देखो, या आखिरी के 2 ना देख करके किसमें कांस्टेंट अपना, हाँ इन दोनों को देखते हैं, 1 और 3 को.
1 और 3 में NO कांस्टेंट है, O2 को डबल किए तो रेट देखो अब क्या हो रहा है इसमें, डबल, यानी कि इसका पावर क्या होना चाहिए, 1, ताकि आपने इसको डबल किया तो 2 का पावर 1 डबल ही होगा, तो ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा रेट ओवरऑल। इसका इसके हिसाब से पावर 2 और इसके हिसाब से पावर 1। ये पावर 2 क्यों है समझ गए आप लोग, कि जब रेट ऑफ रिएक्शन इसके टाइम्स इसके कारण 4 टाइम्स हो रहा है, जब इसको हमने डबल किया तो डबल का स्क्वायर 4 होना चाहिए ना, तभी तो ये 4 टाइम्स हो गया। इसका तो कंसंट्रेशन जितना था उतना ही है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके लिए अलग अलग रेट लॉ लिख सकते हो चारों के लिए। कैसे, ध्यान देना, अपने आप यहाँ पे आपको 2 और 1 दिखेगा। कैसे देखो एक बार, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैं रेट लॉ लिखता हूं, ध्यान देंगे। रेट इज इक्वल्स टू के 0.30 का पावर अल्फा इंटू 0.30 का पावर बीटा। और रेट कितना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, 0.096। ये सब कुछ समझ में आया क्या लिखा मैंने? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लॉ यही होगा। के को भी रहने दो, के तो कांस्टेंट है ना, वो सबके लिए सेम आएगा लगभग, ठीक है। चलो दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए भी सेम काम करते हैं। कितना है रेट, 0.384। इसमें अच्छा सॉरी, हाँ यहां क्या हो जाएगा, 0.60 का पावर अल्फा एंड 0.30 का पावर बीटा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, सुन रहे हो क्या? दोनों इक्वेशन क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.096 अपॉन 0.384, ये कैंसिल हो कितना आएगा, 1/4। और ये के कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0.30 अपॉन 0.60, होल अल्फा ले लूं, दोनों का पावर अल्फा ही है ना, तो होल अल्फा ले सकते हैं। ये कितना है 1/2, 1/2 का पावर 2, थोड़ा मैथ्स आने वाला है ना, इंडिसेस, एंड 1/2 का पावर अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 2। ये पता है ना सबको कि बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर इक्वल, तो अपन ने अल्फा को 2 ऐसे आया है। वो चीज आप यहां देखकर भी वही काम किए थे कि आपने इसके कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब कि इसका पावर 2 होना चाहिए। और अगर आपने इसको डबल किया, किसको, ऑक्सीजन को डबल किए, एनओ कांस्टेंट था, ऑक्सीजन को डबल किए तो रेट जस्ट डबल हुआ है, इसका मतलब इसका पावर 1। समझ रहे हैं क्या? पक्का क्लियर हुआ? ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, कोई भी दो एक्सपेरिमेंट लेकर के आप दोनों के लिए रेट लॉ लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी बीटा निकालने के लिए आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 ले लो, है ना। बीटा के लिए आप क्या ले लोगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो 1 और 3 में रेट क्या क्या है देखो दोनों के, 0.096 और यहां है 0.192। ओके, के कैंसल। ओके, यहां क्या आएगा, 0.30 का पावर अल्फा और इधर क्या आएगा, 0.30 का पावर बीटा। और इसके लिए बताओ, 0.30 का पावर अल्फा एंड 0.60 का पावर बीटा, ये दोनों कैंसिल, ये 1/2 हो जाएगा अगेन, और ये भी 1/2 होगा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर बीटा। तो बीटा क्या हुआ, 1। ऐसे निकालेंगे जो आप पूछ रहे थे मेरे से, है ना, एक्सपेरिमेंट डेटा। अब किस्मत से इस क्वेश्चन में वो सेम आया है जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो इसको अपन लिखे ना मे और मे नॉट, कि वो ए और बी, मतलब अल्फा और बीटा ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहां पे आ गए हैं बराबर, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आपने टेबल बना ली है क्या? तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करो, ठीक है। तो आप पहले लिख लो उसमें कि टेकिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, पहले आप ये लिखो, सॉरी 1 एंड 2, टेकिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, रेट लॉ लिखो पहले दोनों के लिए, रेट लॉ फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, रेट लॉ फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, रेट लॉ फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट टू द पावर अल्फा एंड बीटा। तो लिख लो पहले के लिए 0.096 इज इक्वल्स टू के 0.30 टू द पावर अल्फा, 0.30 टू द पावर बीटा। अभी भी किसी को डाउट हो रहा है इसमें तो अभी पूछ लो, क्योंकि ऐसा अपन ने अभी 4 बार कर दिया है, चार बार रेट लॉ लिखे ना, पहले एक्सपेरिमेंट 1 का लिखे, फिर 3 का लिखे, फिर अभी इसको सॉल्व करने के लिए 1 और 2 दोनों का लिखे।
तो रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट टू द पावर अल्फा, सेकेंड रिएक्टेंट टू द पावर बीटा। ये वैल्यूज हमें दी हुई एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। ऐसी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए भी रेट लॉ लिख लो और फिर दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर बीटा कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 ले लेना, दोनों के लिए ऐसे ही अलग अलग लॉ लिखना और फिर दोनों को डिवाइड करना, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा। रेट लॉ को अपन ऐसे लिख देते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के एनओ का पावर अल्फा एंड O2 का पावर बीटा। इसलिए अपन ने नोट में ऐसा लिखा है कि आप सिर्फ रिएक्शन देख करके रेट लॉ नहीं लिख सकते। सुन रहे हैं क्या? ऊपर नोट में लिखे है ना कि सिर्फ रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन को देख करके आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं लिख सकते। वो अगर आपने लिखा है तो एक्चुअली वो रेट लॉ नहीं है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में ही बोला था कि उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में चढ़ा देना, पर रेट लॉ ऐसा नहीं बोलता है। करना भाई आगे, इनको कट करके ये आ गया ना, अल्फा अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अब सेम काम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 के साथ करना है। टेकिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, 1 एंड 3 के साथ सेम काम करो। पहले ये एक रेट लॉ आ जाएगा के के साथ, ये दूसरा रेट लॉ आ जाएगा के साथ, फिर दोनों को डिवाइड कर देना, के कैंसल, अल्फा अल्फा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। फाइनली फिर आप लोग ये चीज लिख देना, देयरफॉर रेट इज इक्वल्स टू के एनओ का पावर 2 एंड O2 का पावर 1। क्या हो गया प्रांजल? पूछ क्या डाउट है? ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर क्या होता है? अभी लिखे थे ना ऊपर डेफिनेशन कि इट इज द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी कि इट इज द सम ऑफ द पावर्स। अल्फा बीटा का ना बोल करके अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज द सम ऑफ द पावर्स। किसके पावर्स हैं वो? रिएक्टेंट्स की पावर है। और किसके मतलब कहां से देखा आपने पावर? रेट लॉ में। तो अपन क्या बोलेंगे पूरा ऑर्डर के डेफिनेशन को इधर देखो पहले। ऑर्डर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ये सम ऑफ द पावर्स है ना, ऑफ व्हाट? ऑफ रिएक्टेंट्स एज रिटन इन द रेट लॉ। रेट लॉ अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसके रिएक्टेंट्स के पावर को ऐड कर दो, यू विल गेट व्हाट? ऑर्डर। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी लिख लेना। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 3, 2 + 1 3। नहीं नहीं, देखो रिएक्शन तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, स्पीड पे फर्क पड़ेगा। मतलब अपन ये बताना चाह रहे हैं कि रिएक्शन की स्पीड किस रिएक्टेंट्स में कैसे डिपेंड कर रही है। आप अगर इस रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से रेट किस ऑर्डर में बढ़ेगा, किस प्रपोर्शन में बढ़ेगा, वो बताता है रेट लॉ आपको। रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्टेंट नहीं लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन तो लेना पड़े, रिएक्टेंट तो लेना पड़ेगा, बट उसके बढ़ाने या कम करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे समझना कि आपका एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ मैं लिख रहा हूं, के एक रिएक्टेंट है ए और दूसरे रिएक्टेंट पे ना वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उसका पावर 0 हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, आया आंसर बीटा का वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस रिएक्शन में बी की क्वांटिटी बीच बीच में और बढ़ाते भी गए, उससे रेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेट यानी कि स्पीड जैसे चल रही है रिएक्शन की वैसी चलेगी।
और वही अगर आपने ए को डबल किया तो रेट डबल हो जाएगा, ए को आपने 4 टाइम्स किया तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि उसपे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है 1। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, जिसमें आप कुछ भी कोई भी रिएक्टेंट्स बढ़ाओ कम करो, उससे रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? और यहां पे इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि बी नहीं लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, कि कैसे होगा रिएक्शन? ए और बी तो रिएक्टेंट्स है ना, जब तक आप उन दोनों को लोगे नहीं तो रिएक्शन होगा कैसे? हम बात कर रहे हैं उनके स्पीड की, कि स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बी के कारण। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो मतलब ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, बट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जीरो थोड़ी ना होता है। होता है क्या जीरो? किसी का स्टोइकोमेट्रिक या तो 1 होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा फिर तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन नेवर बी जीरो, बट ऑर्डर जीरो मतलब उसका पावर जीरो हो सकता है इन द रेट लॉ। हाँ, डबल कर रहे हैं तो इसकी मतलब अमाउंट डबल कर रहे हैं। हाँ, अमाउंट डबल कर रहे हैं। तो बी बढ़ेगा तो फिर करंट तो बढ़ेगा ही ना, चाहे कुछ भी हो। नहीं, वो डिपेंड करता है, देखो रिएक्शन के ऊपर, मतलब वो किस चीज को आप बढ़ा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं, इसलिए तो अपन बोल रहे हैं कि अपन सिर्फ रिएक्शन को देख करके नहीं बता पाएंगे रेट लॉ। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं बता पाओगे। जैसे एक रिएक्शन आपको बताता हूं मैं, आपके ये जो C12 बात नहीं, C12H22O11 जिसको अपन सुक्रोज बोलते हैं, इसको इसके हाइड्रोलिसिस में अपन बहुत सारा पानी लेते हैं एक्सेस में, वाटर इज टेकन इन एक्सेस। आपको दिख रहा होगा सर ये तो 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए कम से कम एक तो पावर होगा दोनों का। रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 का पावर 1 कम से कम मिनिमम, और H2O का पावर 1। पर एक्चुअली में इस रिएक्शन में आप बीच में पानी डालोगे भी ना तो रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये दिखने में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा होगा, बट एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें क्वांटिटी सिर्फ इसी की चेंज करने पर रिएक्शन की स्पीड चेंज होगी। इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रिएक्शन का रेट। रिएक्शन तो डिपेंड कर रहा है, नो डाउट, रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, बट रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है इसके ऊपर। इसलिए इसके पावर में अपन क्या लिखेंगे? 0, और इसके पावर में 1 एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ना अलग आएगा, मतलब कोफिशिएंट्स अलग हैं स्टोइकोमेट्रिक, बट अल्फा बीटा की वैल्यू अलग आ रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करना इसी के जैसा। हाँ लिखिए, लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन, क्वेश्चन करके लिख लो। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन 2A plus B gives C plus D. 2A plus B gives C plus D. 2A plus B gives C plus D. चलो इनके लिए भी 4 कॉलम बना लो आप लोग। क्या क्या कॉलम रहेगा? एक एक्सपेरिमेंट का कॉलम, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड चौथा कॉलम रेट। जल्दी बनाओ। रिएक्टेंट्स तो 2 ही है ना हमारे, ए एंड बी। इसमें भी 4 एक्सपेरिमेंट का डेटा आपको दे रहा हूं मैं, तो 4 कॉलम बनाओ जल्दी से। एक एक्सपेरिमेंट का कॉलम बन गया, सेकेंड कॉलम कंसंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट के अंदर ए ले लो। अरे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? एक्सपेरिमेंट नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये दोनों मोल पर लीटर में होंगे। ठीक है, और फोर्थ कॉलम बनाएंगे रेट का, जो कि होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड में, उसकी यूनिट तो वही रहेगी। चलो चालू करें। चलो पहला एक्सपेरिमेंट का डेटा लिखो। ए का कंसंट्रेशन लिया हमने 0.1 और बी को भी 0.1 लिए, तब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो था 6.0 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, एक्चुअली वो यूनिट, पर ठीक है यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें यूनिट की। ये ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। चलो सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखना। अब किसी एक को कांस्टेंट करके दूसरे को चेंज करेंगे तब तो आप इफेक्ट पढ़ पाओगे ना। चलो सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखते हैं। 0.3 एंड 0.2 दोनों को ही बढ़ा दिए हैं। रेट है 7.2 इंटू 10⁻²। 7.2 इंटू 10⁻²। बड़ा है रेट, बट अभी इससे आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि दोनों को ही चेंज कर दिया ना आपने।
किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखना, 0.3 एंड 0.4। अब इससे कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि हमने एक को कांस्टेंट रखा है। दूसरे का इफेक्ट देखने के लिए मुझे ये डेटा चाहिए, यस और नो। तो ये हो जा रहा है 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1। अब बताओ मुझे क्या हो रहा है इसमें। आप, हाँ, बढ़ तो हर बार रहा है। ये कांस्टेंट था, आपने बी को डबल किया है, यस और नो। 0.2 का डबल होता 0.4। इसका क्या हल हुआ है? 7 3 21, 7 4 28, 4 गुना हुआ है ये, 4 टाइम्स हुआ कि नहीं? तो ये डबल करने पर ध्यान देना, ये डबल करने पर ये 4 टाइम्स हुआ है। इसका मतलब ये स्क्वायर हुआ होगा, तब तो ये 4 होगा ना। कहने का मतलब बी पे डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए? टू द पावर 2, जबकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। समझे क्या? अब थोड़ा अलग आया ना, पिछले वाला तो सेम आ रहा था। ठीक है, ये क्लियर है? ये फोर्थ रिजल्ट जल्दी देखो, फोर्थ रिजल्ट देख के बताना मुझे ए का पावर क्या आना चाहिए। लिखो, इसको 0.4 कर दिए और इसको 0.1, और रेट आया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2। अब कौन कौन सा रेट देखोगे कि ए का पावर निकल जाए? फर्स्ट और फोर्थ डेफिनेटली, बिकॉज फर्स्ट में और फोर्थ में बी कांस्टेंट है, तभी तो ए का आप इफेक्ट देख पाओगे ना। यहां क्या कर दिए ना अपन, इसमें दोनों को चेंज कर दिए। रेट तो बढ़ रहा है, यहां हमने दोनों को चेंज किया ना, रेट बढ़ भी रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि किसके कारण कितना बढ़ रहा है। इसलिए अपन ने एक को कांस्टेंट रखा, यहां पे हमने ए को कांस्टेंट रखा, बी को डबल किया, तो रेट 4 टाइम्स हो गया, तो समझ में आ गई पावर 2 है। यहां हमने बी को कांस्टेंट रखा, देख रहे हो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4, बी को कांस्टेंट रखे बट ए को 4 टाइम्स कर दिया, तो रेट कितना हुआ है? 4 टाइम्स हुआ, मतलब इसका पावर 1, इसका पावर 1। आप 2 कर दोगे ना इसका पावर, तो ये भी फिर 16 टाइम्स होना चाहिए था, 4 का स्क्वायर 16। समझ रहे हैं क्या? तो फाइनली हमारा इसका रेट लॉ क्या लिख दोगे आप? रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2। समझे क्या? पर ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे कर करके नहीं दिखाना है इसको, प्रॉपर जैसे भी पिछले बार सॉल्व किए थे ना, पिछले क्वेश्चन में, टेकिंग एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, दोनों का रेट लॉ लिखो, दोनों को डिवाइड करो, तो वो पावर वाला बनेगा और अल्फा का बीटा का वैल्यू आ जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं? इसके लिए रेट लॉ क्या होगा? 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के 0.3 टू द पावर अल्फा एंड 0.2 टू द पावर बीटा। यस और नो? पक्का? तनिष्का इसका बताओ तो मुझे, रेट लॉ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का, अगर आपको ये समझ में आया तो। क्या लिखा हमने? रेट इज इक्वल्स टू, इसको समझो पहले फिर वो बताना। रेट इज इक्वल्स टू, ये रेट है, इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, ए टू द पावर अल्फा यानी कि 0.3 टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा यानी कि 0.2 टू द पावर बीटा। अभी क्लियर है? तो इसके लिए रेट बताओ मुझे, इस वाले के लिए क्या होगा रेट लॉ? 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू, हाँ ए का वैल्यू बताओ ना सीधा, पॉइंट के तो रहेगा 0.3 टू द पावर अल्फा एंड 0.4 टू द पावर बीटा। ये बन गया हमारे दो इक्वेशन, दोनों के रेट लॉ। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये क्या आएगा लेफ्ट साइड में? 1/4। ये समझे कि नहीं बायो वाले? के कैंसल, ये भी कैंसल, 1/2 टू द पावर बीटा, ये भी कैंसल, 1/2 जो 0.2 का डबल 0.4। अब इसको भी 1/2 कर देना, 1/2 टू द पावर 2, तभी तो आएगा 1/4 एंड 1/2 टू द पावर बीटा। यहां से दिख रहा है आपको बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे सॉल्व करके निकालना है, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, आप समझ तो जाओगे, इसको देख करके आप समझ जाओगे कि रेट लॉ यही आने वाला है, बट आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि रेट लॉ ऐसे आया है। तो इसलिए मैंने लिखा कि रेट लॉ हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट द रेट लॉ जस्ट बाय सीइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उस नोट का मतलब यही है। क्लियर है? दूसरा वाला कर लोगे क्या? 1 एंड 4 वाला जल्दी करो, 1 एंड 4 वाला।
तो एक्चुअली में जो अपन सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं ना चैप्टर का, वो क्या है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। उसमें पहला फैक्टर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और उसको कौन बता रहा है हमें, रेट लॉ। रेट लॉ से पता चल जाएगा कि हाउ योर रेट इज डिपेंडेंट ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच वी आर स्टडिंग। फिर हमारे पास टेम्परेचर भी एक फैक्टर होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कम करने से भी रेट में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, है ना, उसको अपन देखेंगे। पहले इसको समझ लो, है ना, रेट लॉ। ऑर्डर भी क्लियर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पर ऑर्डर देखो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देखो अभी तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1/2 सब सही आ रहा है, पर कई बार ये नंबर ऐसे नहीं आते हैं। हो सकता है हमें कई बार लॉग लेकर भी सॉल्व करना पड़ सके। उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको बनाने जल्दी निकालो, पहले अल्फा का वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं देख लो, है ना। यहाँ क्या क्या होगा, 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.4 इंटू 10⁻², है ना, इज इक्वल्स टू इधर क्या क्या रहेगा, 0.1 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय के कैंसिल हो गया, है ना, 0.4 टू द पावर अल्फा एंड 0.1 टू द पावर बीटा। ये कैंसिल, के कैंसिल। इसको आप पावर सेम करके भी देख करके काट सकते हो ना, वरना समझ में तो आ ही रहा है वो कि 6 4 24 करेंगे तो ये 24 आएगा इंटू 10⁻³ जिसको आप 2.4 इंटू 10⁻² लिख सकते हो, ठीक है। तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/4। और यहां क्या बच रहा है, यहां भी 1/4 टू द पावर अल्फा, ये पावर 1, तो यहां से निकल गया अल्फा की वैल्यू 1। तो फाइनली लॉ लिख देंगे, रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2। क्या हो गया भूमिका, रेट इज इक्वल्स टू, अरे कल से अलग अलग बैठना ना, एक साथ नहीं दिखना, मेरे को बता रहा हूं, ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में बाकी देखते हैं। हाँ